ओके, सो आज हम जो है वो डाओ के पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2010 के 2010 के। तो बाकी 2011 से लेकर जो है वो 2022 तक 2022 तक ये मैंने ऑलरेडी जो है वो अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर। तो अब 2011 से पीछे आ रहे हैं हम 2010 की तरफ, चूँकि बाकी तो अच्छे खासे हमने फॉलो कर लिए हैं। तो इंग्लिश के पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको पता है 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं DUHS में। इसमें सिनोनिम्स बताने हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है दैट इज़ कोई परेशानी, कोई मसला। तो डिसरप्शन का मतलब होता है परेशानी या मुश्किल। तो इसकी क्या सिनोनिम निकलेगी? यस, ट्रबल निकलेगी, सी ऑप्शन। ठीक है। इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसको रद्द ना किया जा सके, जिसको रद्द ना किया जा सके, जिसमें कोई शक ना हो, जिसमें कोई शक ना हो, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं इनएविटेबल। जो विदाउट एनी डाउट हो, बिना किसी शक के हो, इनएविटेबल। जिसमें किसी को कोई शक ना हो, तो वो चीज़ क्या होगी? जिसमें पूरा यकीन हो कि ये चीज़ ठीक है। सर्टेन। सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है यकीन। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ पर कोई शक नहीं होगा उस चीज़ को, जिसमें यकीन होगा आपको, तो सर्टेन इसका हमारे पास सिनोनिम निकला इनएविटेबल का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें जो है वो एंटोनिम्स लिखनी है। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट्स। ठीक है। अपोजिट लिखना है मीन्स ज़िद लिखना है, मुतज़ाद लिखना है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ इरेडिकेशन। देखो, इरेडिकेट करने से मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। इरेडिकेशन मतलब ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, इरेज कर देना। इसी का एंटोनिम क्या हो जाए? किसी चीज़ को शुरू करना, किसी चीज़ को कायम करना। तो क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश। डी, उसका रिवर्स इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है मदाखलत। किसी मदाखलत करना है, किसी चीज़ को रोक देना। इसका अपोजिट क्या निकलेगा? किसी चीज़ को जारी रखना। तो उसके लिए क्या होगा? यस, कंटिन्यूटी। ठीक है। तो ये दो एंटोनिम्स हो गए हमारे पास। तो बस इंग्लिश आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए ना, कि आपको वर्ड्स के एटलीस्ट मीनिंग पता, उसकी मतलब ये है, उस वर्ड की मीनिंग है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पॉटिंग एरर। एरर को स्पॉट करना है कुछ हर एक सेंटेंस के अंदर। मतलब कोई गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दिस इज़ द फिफ्थ सेंटेंस। द स्टोरीज दैट शी मेक्स आउट फॉर हर चिल्ड्रन आउट टू बी रिटन डाउन एंड पब्लिश, नो एरर। You know the mistake here in this sentence? Yes, ये makes नहीं होगा, यहाँ पर बी में गलती है। चूँकि यहाँ पर द स्टोरीज़ लिखा जा रहा है ना, तो द स्टोरीज़ मीन्स प्लूरल है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला आया हुआ है इसके अंदर। तो द स्टोरीज़ है, तो स्टोरीज़ के लिए मेक आउट होना चाहिए, मेक्स नहीं होना चाहिए। सेकंड, सिक्स है वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड दिस समर, नो एरर। मतलब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम अगले इस गर्मियों के मौसम में अब्रॉड जाएं। यस, उसमें कोई एरर नहीं है। इट इज़ द करेक्ट सेंटेंस, ई ऑप्शन। और दिस सेंटेंस इज विदाउट एनी एरर। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज। एक पैसेज, इसको रीड आउट करें आप, देखें क्या बात। ओके, तो ये पैसेज हमारे पास है। इट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्राइफल एब्सर्ड टू स्पीक ऑफ एशिया एज अ यूनिटी। दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम योर सेकेंड ईयर बुक, दैट इज़ रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट, जो बर्ट्रैंड रसल की जो चैप्टर थी, तो उससे लिया गया है कि इट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्राइफल एब्सर्ड ऑफ टू स्पीक ऑफ एशिया एज अ यूनिटी। ये बिल्कुल बेकार बात है कि हम ये बात करें कि एशिया के जो लोग हैं वो एक इत्तेहाद के साथ काम, ये वो मुत्तहिद हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। और सिर्फ मगरबी साम्राज्य के ख़िलाफ़ मुखालफत पर लोग ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए। एशिया में दुनिया की आधी आबादी रहती है,
और 3 बहुत मुख्तलिफ मज़ाहिब रहते हैं, जैसे मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं और चाइना का कल्चर मौजूद है। और ये सारे कल्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जैसे कि जो है वो क्रिश्चियंस के सिविलाइजेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और एक हल्की सी भी कोई वजह नहीं है कि हम ये हम इसको एक्सपेक्ट करें, हम ये उम्मीद करें कि वो सब मिलकर एक साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। हाँ, ये इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि कैसी जद्दोजहद हो कि ये ना किया जाए कि सकाफ़ती तौर पर, सियासी तौर पर कोई यूनिटी कर दी जाए, एक जैसा, मतलब सकाफ़ती तौर पर उनको एक कर दिया जाए, लेकिन एक अज़म ये किया जाए कि हम अपने घर पे आज़ादी बरकरार रखें अपनी सकाफ़त के अंदर, और दूसरे जो भी इलाके हैं, दूसरे जो भी सिविलाइजेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें जो है वो हम उन आज़ादी की रिस्पेक्ट करें, उसकी एहतराम करें। और जब मैं आज़ादी की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ़ सियासी आज़ादी की बात नहीं करता, लेकिन मैं सकाफ़ती आज़ादी की बात भी करता हूँ। बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि सकाफ़ती तौर पर एक हो जाएंगे सारे एशियन कंट्रीज, सकाफ़त उनकी मिट जाएगी। कोई भी बड़ी तहज़ीब कभी भी कॉस्मोपॉलिटन नहीं हो सकती है। बड़ी तहज़ीबें साथ में मिलकर नहीं रहती, वो अलग से रहती हैं, अपनी तहज़ीबों को प्रॉस्पर करती हैं। तो एक तरह से ये कह रहे हैं सिंपल सी बात के कंट्रीज़ हैं, कल्चर्स का होना ज़रूरी है, कल्चर्स को मिलकर एक नहीं होना चाहिए, वरना सकाफ़त तबाह हो जाएगी किसी भी मुल्क की, तो मुसलमानों की या हिंदुओं की या क्रिश्चियंस की, किसी की भी। अभी क्वेश्चंस क्या इसमें आस्क कर रहे हैं, इन द व्यू ऑफ ऑदर व्हाट इज़ हार्म ऑफ कल्चर यूनिफॉर्मिटी, मतलब ऑदर के मुताबिक कल्चरल यूनिफॉर्मिटी से क्या ख़तरा है, इसका क्या नुकसान है। ए है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन, ए तो नहीं हो सकता। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन, ये भी नहीं हो सकता। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिच कल्चर, ये भी नहीं हो सकता। इट विल लीड टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी नहीं हो सकता। इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज़, हाँ ये हो सकता है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है द ऑदर इज़ इन द फेवर ऑफ, ऑदर किसके फेवर में है? यस, ए बी सी डी ई। सी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस, सियासी और सकाफ़ती आज़ादी हासिल हो, वो हर कोई अपनी सियासत को, अपनी सकाफ़त को, उसको बढ़ा सके, उसको डेवलप कर सके, इसी केस में। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस ए टू ई। कि नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग डैश आइडियल हाउस, हर कोई सोचता है कि एक आइडियल हाउस बना ले अपना। तो एवरीवन, आप जानते हैं एवरीवन जो आता है ना, वो दैट इज़, इसको जो सेंस होता है वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर को देखते हुए क्या लगाएंगे? इट्स तो नहीं लगाएंगे, इट्स तो हम लगाते हैं नॉन लिविंग के लिए, हिज होगा। एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग हिज आइडियल हाउस, हिज आएगा, इट्स नहीं आएगा, इट्स इज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। लाइफ डैश वाटर, लाइट, अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अ वैरायटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। यस, रिक्वायर, ज़िंदगी को ज़रूरत होती है पानी की और रोशनी की, टेम्परेचर की, एंड अ वैरायटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में आते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ फर्मेंटेशन रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? बताइए कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी मिल जाता है और फर्मेंटेशन से भी मिल जाता है। अब आपको पता है फर्मेंटेशन जब हम करते हैं ना, तो हमें फर्मेंटेशन से क्या हासिल होता है? इथेनॉल। और इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है। और यही अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें पायरोलिग्नस एसिड की, पायरोलिग्नस एसिड की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, ये चैप्टर 9 से है, तो हमें उससे क्या मिलता है? उससे हमें हासिल होता है वुड स्प्रिट या फिर मिथानॉल। एंड आप जानते हैं कि मिथानॉल भी क्या है? दिस इज आल्सो एन अल्कोहल। तो उसके मतलब फर्मेंटेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों से जो हमें सेम चीज़ हासिल हो रही है, वो क्या चीज़ है? एन अल्कोहल। ठीक है भाई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन टू मोनोमर्स may be joined by the removal of a molecule of। अब जानते हैं पॉलीमराइजेशन दो तरह की होती है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन
और एक कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। सेकेंड ईयर चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पोलीमराइजेशन के अंदर। कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन में क्या होती है? एलिमिनेशन होती है, एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे होते हैं। और वो कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है? जैसे कि बेकलाइट की जब फॉर्मेशन करनी होती है तो हम उसमें फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल इस्तेमाल करते हैं। तो बेकलाइट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो कौन सी चीज़ निकलती है उसके अंदर से? नो, वाटर। बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। जिस तरह जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन आर आल्सो कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जो साथ में जुड़ते हैं ना, तो एक वाटर निकलता है, उसके बाद पेप्टाइड लिंकेज बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। वाटर की एलिमिनेशन से H2O की, एक तरफ से H निकलता है, एक तरफ से OH निकलता है। तो कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन में वाटर की रिमूवल होती है। ठीक है, सिंपल याद है। गिवन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहे हैं STP हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कंप्लीटली बर्न 5 लीटर्स ऑफ प्रोपेन। कह रहे 5 लीटर अगर प्रोपेन अगर हमें जलाना है, इसके 5 लीटर्स अगर हमें जलाने हैं प्रोपेन के, तो पता है कितने लीटर्स आपको ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे? सिंपल सी बात है, 1 लीटर को 5 लीटर चाहिए। 1 लीटर प्रोपेन को 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो 5 लीटर प्रोपेन को कितना चाहिए होगा ऑक्सीजन? 25 लीटर चाहिए, 25 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होगा। सिंपल सी बात है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 से 25, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 25 लीटर। मतलब आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते थे कि 1:5 इक्वल टू 5:x, तो 1/5 इक्वल टू 5/x और x इक्वल टू 5 × 5, और वैसे भी वही आ जाना था 25 लीटर्स, तो वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन दिस द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल बी फेवर्ड एट। इस रिएक्शन में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन सिंपल से बात है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 है, इसका मतलब ये ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये जो टॉपिक होगा हमारे पास ले-चार्ट-लेयर्स प्रिंसिपल। इसमें कह रहे हैं कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रही है। तो बताओ अमोनिया गैस कब ज़्यादा बड़ी तादाद में बनेगा? मतलब अमोनिया गैस, दिस इज़ अमोनिया गैस, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कब शिफ्ट होगी? तो हमें पता है इस कंडीशन के अंदर ये हमारे पास यहाँ पर चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एक, तो इसमें हमें लो टेम्परेचर करना पड़ता है और हाई प्रेशर करना पड़ता है। हाई प्रेशर इसलिए करना पड़ता है कि यहाँ पर 2 मोल्स हैं, यहाँ पर 4 मोल्स हैं। अगर रिएक्टेंट का मोल ज़्यादा हो तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है अकॉर्डिंग टू ले-चार्ट-लेयर्स प्रिंसिपल। तो हाई और कैटलिस्ट भी इसके अंदर यूज़ करते हैं, Fe आयरन कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। तो लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। लो प्रेशर ओनली नहीं, लो प्रेशर तो चाहिए ही नहीं। हाई प्रेशर ओनली नहीं, कैटलिस्ट भी चाहिए, कैटलिस्ट ओनली, कैटलिस्ट के साथ प्रेशर को भी हाई करना है। तो आप ये ऑप्शन ही करेक्ट हो गया हमारे पास। टेम्परेचर पूछा तो टेम्परेचर लो करते हैं इसके अंदर। 45 है द रेंज ऑफ pH बिलो डैश एंड अबव डैश ऑफ सॉइल प्रेजेंट इज इट्स स्टेरिलिटी। आपको पता है 2 तरह की ज़मीन होती है, 2 तरह की सॉइल होती है। फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल सॉइल होता है, और स्टेराइल होता है। स्टेराइल किसे कहते हैं? बंजर, बंजर ज़मीन जिस पर कोई पेड़ पौधे ना हो गए, दैट इज कॉल्ड स्टेराइल। अब स्टेरिलिटी कब होती है? जब pH डैश से कम हो जाए और डैश से ज़्यादा हो जाए। नहीं, सी ऑप्शन, 3 से कम हो जाए और 10 से ज़्यादा हो जाए। बिलो 3 और मतलब ग्रेटर देन 10, या तो हाईली एसिडिक हो जाए, बिलो 3 होगा तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, और अगर आफ्टर 10 हो जाएगा तो हाईली बेसिक हो जाएगा। तो हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक सॉइल जो होता है उसके अंदर जो है वो पौधे नहीं उगते हैं, वो फर्टाइल नहीं होता, फिर वो स्टेराइल होता है। फिर उसमें हमें जो है वो फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है। नॉर्मल तो 7 होता है, लेकिन जो मतलब अगर 8 भी pH है, 6 भी pH है, तो उसमें पौधे उग सकते हैं। स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक में पौधे उग सकते हैं, लेकिन हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक जो होता है ना, दैट इज स्टेराइल लैंड, वो स्टेराइल होता है, वो बंजर होता है, उसमें पौधे नहीं उगते। एक रिएक्शन करें, FeNaCl प्रोड्यूस्ड इन दिस इक्वेशन was dissolved in water to make a liter of solution, the molarity would be
क्या एक रिएक्शन है ये, इसमें NaCl पैदा हो रहा है, किस तरह से इसको डिज़ोल्व, मतलब उसको डिज़ोल्व इन वाटर टू मेक अ लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब जो NaCl बना है उसको वाटर में डिज़ोल्व किया गया, उसकी मोलरिटी अब बताइए। पहली बात तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, वी नीड टू बैलेंस इट। 3 लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर 3 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारे पास जो सोडियम NaCl बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3 मोल्स बन रहा है, और उसको कह रहे हैं कि वो 3 मोल्स NaCl को हम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में 1 dm³ सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर देंगे। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना भाई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स को आप डिवाइड कर दें लीटर्स या डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, तो 3 मोल है सॉल्यूट का और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर दिया, तो मोलरिटी इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई। सॉरी, इट डिज़ोल्व्ड इन वाटर टू मेक अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द मोलरिटी वुड बी 3 मोल्स हैं, ओके। तो यस, मोलरिटी 3 आ गई ना, यस, ओके, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3/1 = 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आएगा। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं था, उसको बैलेंस करके फिर हमें बताना था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है कि व्हेन 18 × 10⁻³ मोल्स पर dm³ ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ 22 × 10⁻³ ethyl alcohol to form 40 × 10⁻³ moles per dm³ of ethyl acetate and 40 × 10⁻³ moles per dm³ dm³, find the value of equilibrium constant Kc। Kc मालूम करना है, तो कोई इसमें नॉर्मल एक है, कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम कर रहे हैं इसके अंदर इथाइल अल्कोहल से C2H5OH से, और उसमें बन रहा है इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5 और साथ में वाटर बन रहा है। कह रहे बताएं Kc की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो अब इसको ये तो सॉल्व कर लो, नहीं तो ये जो बड़ा मशहूर रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू हमेशा क्या निकलती है भाई, 4 निकलती है। तो वैसे मतलब 4 ढूंढ के टिक कर दो, सिंपल। ये सॉल्व भी करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा, बट शॉर्टकट में ये है कि हम डायरेक्ट लिख देंगे, बिकॉज जब भी आपको पता है अल्कोहल का जब एसिड से रिएक्शन होता है तो एस्टर और वाटर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है वार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन। वार्मफुल नहीं होगा, दिस इज हार्मफुल। हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल एजेंट इज नोन एज। मतलब जब कभी ऐसा हो कि कोई मेटल एटमॉस्फेयर के साथ एक ऐसा रिएक्शन करे जो अनडिज़ायरेबल हो और हार्मफुल हो, जैसे कि जब लोहे में हवा लग रहा है तो फिर वो रस्ट बना लेता है, उसमें जंग लगना शुरू हो गया। अब ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, मेटल एक ऐसा रिएक्शन करे कि मेटल ख़राब होना शुरू हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एलोट्रोपी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोलिजन, क्रैकिंग, कोरोजन, क्या कहा जाता है। नहीं सुना कभी, सेकेंड ईयर चैप्टर 5 में था, ये शॉर्ट नोट आता था इसके ऊपर पूरा। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसको कोरोजन कहते हैं, मेटल का ख़राब होना, इसको कोरोजन कह सकते हैं। आयरन के केस में यही हमारे पास रस्टिंग कहला सकता है, जंग लग जाना, मेटल का ख़राब होना। तो मेटल्स वाटर से या एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसमें ऑक्साइड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। नेक्स्ट है कैटेनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉट। कैटेनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन प्रॉपर्टी शो करता है डैश की। पढ़ा ही आपने सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 में, कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। यस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। कौन सी गैस सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेव करेगी, आइडियल बिहेवियर से इनराफ करेगी। फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 है ये।
देखो जितने भी पोलर गैसेस होती हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे सबसे ज़्यादा आइडियल मतलब नॉन आइडियल बिहेवियर रखते हैं। पोलर वाले सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर रखते हैं, और जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं ना, नॉन पोलर, वो सारी की सारी मोर आइडियल बिहेवियर रखती हैं। वो आइडियल गैसेस से करीब होती हैं। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक पोलर मॉलिक्यूल को ढूंढ निकालेंगे। हीलियम नॉन पोलर होता है, मीथेन नॉन पोलर है, नाइट्रोजन नॉन पोलर है, ऑक्सीजन नॉन पोलर है। HCl हमारे पास पोलर होता है, प्लस माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। नहीं, HCl असल में गैस होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसको वाटर में डिजोल्व करके एसिड बनाया जाता है। HCl का अपना नेचर जो है ना, वो गैसियस नेचर है। अब चूँकि पोलर है तो पानी में हल हो जाती है, तो एक वाटर सॉल्युबल गैस है, तो फिर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। 9th क्लास में अगर आपने इसको पढ़ा था, 9th क्लास में अगर आपने गैस बनाई थी तो ये कहलाती थी हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस। ठीक है जी। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट इज यार व्हाट। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। किसने बताया ये आपको? क्या किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 है, और ये पूरा लॉ होता है जिसको हम लोग कहते हैं, एक पूरा प्रिंसिपल है, सुना होगा नाम आपने, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो कहता था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया 2। An orbital can accommodate maximum 2 electrons and both the electrons should have opposite spins। दोनों के स्पिन्स अपोजिट होंगे, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है? देखिए न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है, न्यूक्लियस लवर है ये, न्यूक्लियस लवर है ये। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, इस पर खुद अच्छा ये क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। ठीक है, जिसके भी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर लोन पेयर ऑफ न्यूक्लियस लवर है तो उसका मतलब इसके पास इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि अगर HO की बात करें, OH की बात करें, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे OH माइनस में। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, चूँकि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। चूँकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा न्यूक्लियस को, पॉजिटिव चार्ज का। अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में भी स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आपको मिलता है अमोनिया के स्ट्रक्चर में, है ना भाई। NH3 में अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, इसमें NH3 का इस तरह से बनाया होगा आपने कभी, तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर मिलता है, और ऑक्सीजन OH में इस तरह से एक लोन, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। CN की बात कर लेते हैं, C को छोड़ते हैं, CN की बात करते हैं। तो CN को देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल है। NH2 में भी बात करें, NH2 माइनस होता है ये, तो यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, BF3। ये एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, BF3 हमारे पास दिस इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रॉन लवर है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन लवर है। चूँकि यार BF3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो BF3 इस तरह से हम इसको बना लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोरॉन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए बाहर से, क्योंकि इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ये, चूँकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो BF3 एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो C ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गया। समझ गए? तो इस तरह से पता लगता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 के प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट हुज मेजर मेजॉरिटीज
इफ सिलिका इज कैरिड आउट थ्रू विच प्रोसेस। देखिए आपने इसमें पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा दैट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। उसमें हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम का जो ओर हमारे पास होता है वो कौन सा होता है भाई, Al2O3, Al2O3 और डॉट NH2O। दिस ओर इज कॉल्ड व्हाट, दिस ओर इज कॉल्ड बॉक्साइट ओर। इसको बॉक्साइट का नाम दिया जाता है। अब इस बॉक्साइट के अंदर 3 तरह की इम्प्योरिटी हो सकती है, या तो इसके अंदर Fe2O3 होता है, या तो इसके अंदर सिलिका होता है, या तो इसके अंदर Fe2O3 और सिलिका दोनों इम्प्योरिटीज़ के तौर पे मौजूद होते हैं। अगर सिर्फ Fe2O3 हो तो इसके लिए हम किस प्रोसेस से इसको हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायर्स मेथड। अगर सिर्फ सिलिका हो तो हम उसको किस मेथड से रिमूव करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सरपेक्स मेथड। और दोनों हो तो कौन से मेथड से फिर ये रिमूव होता है, दिस इज़ कॉल्ड हॉल्स मेथड। तो आपसे बोला है कि अगर सिलिका हो तो कौन से मेथड से हम रिमूव करेंगे इम्प्योरिटी को, सरपेक्स मेथड। समझ गए, दैट्स एन इजी एमसीक्यू, वेरी इजी। नेक्स्ट है क्लोरीन, क्वेश्चन 54 है क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। विच ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड इन द प्रोसेस। आपको पता है क्लोरीन बनता है एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन, मतलब NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से। तो क्लोरीन के अलावा और क्या बनता है इसके अंदर, आपको पता है 2 तरह के सेल से ये बन रहा होता है हमारे पास, ठीक है। या तो आप इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आइदर नेल्सन सेल को, या तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एक और सेल, नाम पता होगा आपको, कास्नर कैलेनर सेल, सुना है नाम इसका। इन दोनों में से कोई भी सेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर था ये। तो नेल्सन सेल से और कास्नर कैलेनर सेल से इससे देखो एक चीज़ तो मिलती है हमें, क्या चीज़, दैट इज़ वो क्लोरीन गैस। इसके साथ 2 चीज़ें और मिलती हैं, एक कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों चीज़ें भी मिलती हैं। तो आपको पढ़ा होगा ना इसमें कि कास्टिक कैलेनर सेल में डिन्यूडर के अंदर आपको NaOH भी मिल रहा होता है डिन्यूडर में और हाइड्रोजन गैस में निकल रही होती है। इस तरह नेल्सन सेल के अंदर नीचे जो वाटर ट्रफ रखा होता है उसके अंदर NaOH और हाइड्रोजन गैस दोनों निकल रही, नीचे ट्रफ वाटर ट्रफ होता है, यू शेप का ट्यूब होता है ना उसके अंदर। डिटेल नहीं बता रहा उसकी, मतलब ऐसे ही मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। 54 हो गई, 55 है सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर मोर विगरसली देन लिथियम बिकॉज ऑफ व्हाट। सोडियम वाटर के साथ ज़्यादा फास्टर रिएक्शन कर सकते हैं लिथियम से, मतलब सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है लिथियम से। क्या वजह है इसकी, सोडियम क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब बढ़ती है तो रिएक्टिविटी भी इस वजह से बढ़ रही होती है, ठीक है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो लिथियम और सोडियम में, सोडियम नीचे पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में, तो सोडियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ गए। नेक्स्ट है 56, द क्रिस्टल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेंटर वॉल इंटरेक्शन आर। वो क्रिस्टल्स जो वेंटर वॉल इंटरेक्शन से बनते हैं। तो ये सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में। आपको पता है 4 तरह के क्रिस्टल होते हैं, अब सब में अलग अलग फोर्स होती है। वेंटर वॉल फोर्स तो आपको पता है, वेंटर वॉल फोर्स हमारी सेकेंडरी बॉन्ड्स से बनती है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड वेंटर वॉल फोर्स। साइंटिस्ट का नाम था वेंटर वॉल। तो देखो आयनिक क्रिस्टल क्या है, हमारे पास जो फोर्स होता है ना, कौन सा फोर्स होता है, वो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड से बनता है। कोवलेंट क्रिस्टल हमारे पास किस बॉन्ड से बनता है बच्चों, दिस विल बी फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। मेटेलिक क्रिस्टल कौन से बॉन्ड से बनता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय मेटेलिक बॉन्ड। और जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड से नहीं बनते, उसका जो बॉन्ड हमारे पास होता है दिस इज वेंडर वॉल फोर्सेस। जैसे आइस हो गया, आइस आपका जो बर्फ़ है वो एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल जो साथ में जुड़े होंगे ना, तो वो इस वेंडर वॉल फोर्सेस से जुड़े होंगे।
तो चारों क्रिस्टल्स को में जो पार्टिकल्स को बाइंड करने की जो फोर्स है ना वो अलग अलग होती है। किसी में आयनिक बॉन्ड है, किसी में कोवेलेंट बॉन्ड है, किसी में मेटेलिक बॉन्ड है और किसी में वैन डेर वाल्स फोर्सेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो वैन डेर वाल्स फोर्स के बारे में बता देता हूँ। देखो दो तरह के फोर्सेस होती हैं, या बॉन्ड समझो, बॉन्ड जो होते हैं ना, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हमारे पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास कहलाता है प्राइमरी बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड, और एक हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी बॉन्ड। अब क्या डिफरेंस है प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड में? प्राइमरी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग, जबकि सेकेंडरी बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, दे आर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। प्राइमरी बॉन्ड क्या करते हैं? प्राइमरी बॉन्ड, इन्हीं को हम लोग एक और नाम देते हैं, इन्हीं को कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इन्हीं को कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये एक एटम को दूसरे एटम से जोड़ते हैं। वो फोर्स जो एक एटम को दूसरे एटम से जोड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी बॉन्ड। अब इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ बॉन्ड्स आ जाते हैं। इसी के अंदर हमारे पास आयनिक बॉन्ड आ जाता है, इसी के अंदर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। ये हमारे पास एग्जांपल्स है किसकी भाई? प्राइमरी बॉन्ड्स की, जो एटम को एटम से जोड़े। अब एक होती है सेकेंडरी बॉन्ड, जो वीक बॉन्ड होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, सॉरी नॉट इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड इनको कहा जाता है। और इन्हीं को एक और नाम देते हैं, इन्हीं को कहा जाता है वैन डेर वाल्स फोर्सेस, साइंटिस्ट के नाम पर, वैन डेर वाल्स फोर्सेस। अब ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस क्या करते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ते हैं। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, अब ये वाटर के जो दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, दिस विल बी कॉल्ड वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ने वाली ताकतें होती हैं। अब वैन डेर वाल्स फोर्सेस में हमारे पास अलग अलग तरह की फोर्सेस हैं। इसी के अंदर हमारे पास सबसे वीकेस्ट आती है लंदन फोर्सेस। इसी के अंदर हमारे पास आता है, सुना होगा आपने, डायपोल फोर्सेस। और इसी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो उसका वैन डेर वाल्स फोर्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस की टाइप्स होती हैं जो आप सुनते होंगे, लंदन फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे। ठीक है, समझ गए क्या है? अच्छा सॉरी ये पीछे चला गया। ओके 57 है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? यस, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। गोल्डबर्ग और वेज, दो स्कैंडिनेवियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको पेश किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये पूरी स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है, ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा होगा। इसी से फिर केसी को ड्राइव करते हैं, केसी की इक्वेशन इसी लॉ से ड्राइव होती है। 58 है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू, क्या कहा जाता है? जैसे dx/dt इज इक्वल टू k, रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है। अब जो रेट एक्सप्रेशन है ये पूरा, दिस इज रेट एक्सप्रेशन, इसमें जो मोलर कंसंट्रेशन उनके ऊपर जो, जैसे इसमें 1 लिखा हुआ है, इस पर 2 लिखा हुआ है, तो 1 और 2 को प्लस कर दिया तो ये 3 आ गया। 3 क्या है? यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यस ये ऑप्शन। ये होता है ना जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको प्लस कर देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये आ रहा होता है। नेक्स्ट, नेसेंट हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नो, सुना होगा नाम नेसेंट हाइड्रोजन का। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन ना, जो रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस बनता है। अब किस प्रोसेस से बनता है?
मतलब इनमें से कोई ऐसा प्रोसेस ढूंढना जिसमें हाइड्रोजन गैस बन जाओ। ये बड़ा मशहूर है, HCl विद जिंक। ये नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि आप जानते हैं जब जिंक का HCl से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ZnCl2 बनेगा और नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और लगा लेंगे हम उसमें, बल्कि यहाँ पर 2 सिर्फ लगेगा, ये बैलेंस हो जाएगा। समझ गए? तो नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बॉन्ड हाइड्रोजन रिएक्शन के दौरान बनता है। वो कैसे बनता है? जिंक और HCl की रिएक्शन कराने से। इसी रिएक्शन के थ्रू जो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैवेंडिश, तो इसी रिएक्शन के थ्रू उन्होंने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर भी किया था। लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश वॉज द डिस्कवरर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यू नो। 60 years zymase is a group of 14 enzymes used in the fermentation of starch present in, ये सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, जिससे शराब बनाया जाता है, अल्कोहल बनाई जाती है। तो उसमें एक ईस्ट एक वो इस्तेमाल होता है, जाइमेस इस्तेमाल। जाइमेस एक एंजाइम होता है, वो यूज़ किया जाता है जो 14 एंजाइम्स का मिक्सचर होता है। उसमें इन्वर्टेज होता है, अमाइलेज होता है, बहुत सारे होते हैं। तो जाइमेस जो एक एंजाइम है वो किससे निकलता है, किस चीज़ में मौजूद होता है? ईस्ट के अंदर मौजूद होता है। वो ईस्ट के अंदर, ईस्ट जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, खमीर। तो खमीर के अंदर होता है ना भाई ईस्ट। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजी वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ईस्ट इज एक्चुअली अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो कि क्या करता है, जिसमें से एंजाइम्स बहुत सारे सेक्रेट होते हैं। तो उसमें से एंजाइम हमारे पास जाइमेस निकलता है। जाइमेस क्या करता है, ये हमारे पास ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जाइमेस का ये काम है, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये C6H12O6 होता है ना, ये हमारे पास ग्लूकोज है। तो ये जो जाइमेस होता है, जाइमेस एक एंजाइम है। एंजाइम आपको पता है एज आते हैं एंजाइम के एंड में नॉर्मली, जितने भी एंजाइम्स होते हैं। तो ये ईस्ट में मौजूद होता है और ये क्या करता है, उसको C2H5OH इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक कर देता है। फाइनली इस तरह शराब बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है, इथाइल अल्कोहल। 61 है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज। इनमें से एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या है? यस यस, ई ऑप्शन RCHO। इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, दिस इज एल्डिहाइड, बताया ना ये, वेरी इजी क्वेश्चन, ई ऑप्शन करेक्ट। 62 है व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म देन दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज। अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे कार्बन है, जैसे कार्बन की बात की जाए, कार्बन एक एलिमेंट है ना भाई, कार्बन एक एलिमेंट है ना। अब कार्बन आपका डायमंड की सूरत में भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये आपका ग्रेफाइट की सूरत में भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या क्या फिनोमेना है ये? दिस इज एलोट्रोपी। यस, इसी को एलोट्रोपी कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। उर्दू में कहा जाता है बहरूपियत। जब एक एलिमेंट अपना रूप बदल लेता है, डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाता है। जैसे कार्बन डायमंड भी है, कार्बन ग्रेफाइट भी है, दोनों है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है? ABCDE, क्या? B? No, B is the formula of gypsum. C, this is the formula of plaster of Paris. CaSO4, इसमें इस तरह से ट्वाइस होगा, 2 नीचे लगा होगा इसके। हम इस तरह भी लिख सकते हैं CaSO4 ट्वाइस डॉट H2O, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी। तो बाकी जो डाईहाइड्रेटेड होता है वो हमारे पास जिप्सम होता है। 64 है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ।
linear combination of atomic orbitals results in the formation of LCAO। ये हमारे पास है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4, टॉपिक का नाम है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पर हम पढ़ते थे कि जब हमारे पास दो s ऑर्बिटल्स हैं, जब वो साथ में जाकर कनेक्ट होंगे तो दो तरह के ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन जब इनकी होगी तो दो तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक हमारे पास आएगा BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक क्या आएगा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो फिर हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये MOT कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हम कहते हैं। 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H2S इज फॉल्स। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आप जानते हैं, दिस इज, हम इसको सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करते हैं डिटेल में। इट इज द कोवेलेंट कंपाउंड, ये सही बात है, इसको हटा दो क्योंकि H2S आपको पता है कोवेलेंट होगा, ऐसे स्ट्रक्चर होगा ना भाई H2S का। इट इज़ अ गैस विद बैड स्मेल, बिल्कुल सही बात है, बैड स्मेल होती है। बैड स्मेल में किस तरह की स्मेल होती है उसकी, रॉटन एग, सुना है ये, रॉटन एग, सड़े बंडे जैसी स्मेल होती है उसकी, तो ये भी सही बात है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन वाटर, बिल्कुल सही बात है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2S, रिड्यूस कर सकता है। इट्स मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर, ये भी सही बात है, इसका मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होता, एंगुलर टाइप का होगा। क्योंकि वेस्पर मॉडल से चेक करेंगे तो उसमें देखो लोन पेयर आ गया है, दो लोन पेयर आ गया तो उसका शेप हमारा एंगुलर होगा या बेंट होगा। इसका मतलब कि ई ऑप्शन हमारा करेक्ट है, भले कुछ भी लिखा हो लेकिन यही सही होगा क्योंकि बाकी सब तो काट दिया। इट इज़ अ वीक बेस इन वाटर, बिल्कुल गलत। H2S गैस जो हमारे पास वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये कैसी होती है भाई, एसिडिक गैस होती है, एसिडिक नेचर है इसका, तो फाइनली ये गलत हो गया स्टेटमेंट। 66 है द रेन ड्रॉप्स acquires spherical shape and ink spreads over blotting paper due to what। मतलब पानी का गिरता हुआ कतरा गोल क्यों होता है और पानी और एक ड्रॉप ऑफ इंक क्यों फैल जाती है, इसकी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से। वेरी इजी MCQs। 950 टोर कॉरेस्पॉन्ड्स टू, 67 क्वेश्चन है, 950 टोर कितने ATM के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड किससे कर देंगे, जस्ट बन जाएगा ATM। ये क्या आ जाएगा आंसर इसका, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 1.25 ही होगा, मतलब 2 तक तो नहीं आएगा ना भाई, देखो 1 तो हट गया, जो 1 तो नहीं आएगा, बाकी 760 950 है तो देखो 2 से पीछे ही रहेगा, क्योंकि डबल तो नहीं है ना, 7 7 14, 1400 कुछ होता तो फिर 2 और 3 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये तो 1400 से बहुत पीछे आया हुआ है, तो मतलब 950, तो इसका क्या हो जाएगा D, कैलकुलेटर से निकालेंगे ये आ जाएगा। अब चूँकि डाओ में, JSMU में, KU में हमारे पास अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, तो फिर हमें इस तरह से ट्रिक लगानी पड़ती है। ईजी होता है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए और ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं। 68 है द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ न्यूट्रल गैसियस एटम फॉर्म्स नेगेटिव आयन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जब एक एटम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, द एनर्जी रिलीज बाय एन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड डैश, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। और इसी का उल्टा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। वेरी इजी। 69 है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है ना भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, यस बी ऑप्शन, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वेरी इजी। और जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइड वेज पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। द हीट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच लॉ, हीट ऑफ रिएक्शन किस लॉ से कैलकुलेट किया जा सकता है, हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं या हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, एक ही बात है। यस ठीक कहा आपने। तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 था हमारे पास, उसमें हम पढ़ते थे हेसेस लॉ। तो हेसेस लॉ जो है वो उससे हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, वही एप्लीकेशन है असल में
हेसियस लॉ की। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो दीज आर ऑल द MCQs ऑफ ईयर 2010 फॉर डाओ यूनिवर्सिटी। तो आसान था ये पेपर, काफ़ी मतलब इसमें इजी क्वेश्चन है काफ़ी सारे।